नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो बीएसएफ को लेकर आ रही है। दोस्तों एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल में जिस तरीके की चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए अब बीएसएफ एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल बीएसएफ के 70 कमांडो हाल ही में शिलांग से जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और इन्हें बॉर्डर पर तैनाती से पहले आर्मी की पैरा कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। ये आर्मी के वही पैरा कमांडो हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एलओसी पर तैनात होने वाले बीएसएफ के कमांडो को आर्मी के 7 पैरा कमांडो ट्रेनिंग देंगे। बीएसएफ के आईजी ने कहा कि कश्मीर थिएटर पर लाइन ऑफ कंट्रोल को गार्ड करना बड़ी चुनौती होती है और इस एरिया में ज्यादा चैलेंज और ज्यादा टफनेस और रोबस्ट जरूरत है। पहले भी जो हमारी पलटन एलओसी पर तैनात होने के लिए आती है उनके लिए फ्री इंडक्शन ट्रेनिंग सिस्टम होता है। साथ ही बीएसएफ के आईजी ने कहा कि अब नए दौर का कश्मीर है, यहाँ पर चैलेंज भी बिल्कुल नया है, इसीलिए स्पेशल फोर्स यानी कि आर्मी के पैरा कमांडो ट्रेनिंग यहाँ पर सैनिकों को दी जाएगी। इसीलिए बीएसएफ के जवानों को स्पेशल फोर्स के जरिए ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। इसके पीछे का रीजन दोस्तों एक और है। जिस तरीके से खबरें ये भी आ रही थी कि पीओके में आतंकियों के जो ट्रेनिंग कैंप है वहाँ पर आतंकियों की संख्या बढ़ गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि 500 से 700 आतंकी ट्रेनिंग वहाँ पर ले रहे हैं। यानी 11 लॉन्च पैड भी एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी सतर्क हैं और इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले जो कमांडोज हैं वही अब बीएसएफ के जवानों को जो कि अग्रिम चौकियों पर तैनात होते हैं उन्हें पैरा कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है डीआरडीओ को लेकर। दोस्तों डीआरडीओ ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली फ्लाइट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस फ्लाइट की खासियत यह है कि ये बिना पायलट के उड़ान भर सकती है। इतना ही नहीं, ये टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक का सारा काम बिना किसी मदद के खुद से हैंडल कर सकती है। बता दें कि डीआरडीओ ने इस टेस्ट को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में अंजाम दिया है। विमान के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने भी कहा कि विमान पूरी तरीके से ऑटोनॉमस मोड में ऑपरेट हुआ है। एयरक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक उड़ान का प्रदर्शन किया है जिसमें टेक ऑफ, वे पॉइंट नेविगेशन और एक स्मूथ टचडाउन शामिल है और ये एक मील का पत्थर भी साबित हुआ है। दोस्तों ये जो परीक्षण किया गया था वो 1 टन स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का किया गया था। अब ये एक तरीके का ब्रिज का काम करेगा 13 टन के ऑरा ऑटोनॉमस स्टेल्थी अनमैन्ड कॉम्बैक्ट व्हीकल के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए। बता दें कि जो ये 13 टन वाला यूसीएवी होगा उसमें 46 किलो न्यूटन का ड्राई कावेरी इंजन लगाया जाएगा। इसके अलावा ऑरा यूसीएवी को दुश्मन के क्षेत्र में डीप स्ट्राइक मिशन के लिए तैयार किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है इंजन निर्माण को लेकर। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अमेरिका बार बार भारत को पिच कर रहा है कि भैया हम आपके साथ इंजन बनाने के लिए तैयार हैं, यानी कि वो हमें फ्रांस से दूर करना चाह रहा है। जिसके पीछे का कारण आप जान ही चुके हैं कि अमेरिका इस बात को नहीं चाहता है कि भारत के एएमसीए प्रोजेक्ट पर कोई यूरोपीय देश लीड करे। ऐसे में अमेरिका की बातों को दरकिनार करते हुए भारत और फ्रांस जल्द ही एक एग्रीमेंट पर साइन करने वाले हैं संयुक्त रूप से इंजन निर्माण के लिए। और ऐसे में अब अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक को किसी भी तरीके का कोई चांस नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसने एंट्री भी लेट की है। दोस्तों यही नहीं, इसके पीछे और भी कई कारण हैं। पहले तो अमेरिका भारत को इंजन की कोर टेक्नोलॉजी देने से मना भी कर चुका है और ये बात है 2019 की। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक डीआरडीओ के साथ नई कोर इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी शेयर नहीं करना चाहता था। अमेरिका केवल लाइसेंस के तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर भारत को दे रहा था इंजन निर्माण के लिए। जिस तरीके से रशिया का AL-31F इंजन भारत में लाइसेंस के तहत बनाया जाता है सुखोई 30 MKI के लिए। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका जिस इंजन की बात कर रहा है F414 के एनहांस वर्जन की, उसमें भारत किसी भी तरीके का इंप्रूवमेंट और अपग्रेड नहीं कर सकता है। वहीं जो भारत और फ्रांस मिलकर नया इंजन तैयार करेंगे वो सिग्मा M88-3 पर आधारित नहीं होने वाला है, यानी कि साफ तौर पर एक नया इंजन यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। बता दें कि भारत और फ्रांस के द्वारा बनाए जाने वाला ये जो इंजन है यानी कि नया इंजन है उसकी डायमेंशंस छोटी होंगी अमेरिकी F414 इंजन की तुलना में, जिसे कि बाद में तेजस मार्क 2 पर लगाया जाएगा, वो भी तेजस मार्क 2 के एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम में बिना किसी परिवर्तन किए बिना। दोस्तों अगली खबर डीआरडीओ से आ रही है। दरअसल डीआरडीओ ने जमीन आधारित एयर डिफेंस सिस्टम जो कि VLSR सैम पर आधारित होगा उसको बनाना शुरू कर दिया है जिसे कि भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसका पहला विकासात्मक परीक्षण यानी कि डेवलपमेंटल ट्रायल 2024 में होगा और ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल को इंगेज भी कर सकता है और उन्हें तबाह भी कर सकता है। इसकी प्रभावी रेंज होगी 50 किलोमीटर और ये भारत के हाई वैल्यू जो संपत्तियां हैं, जिसके अलावा बड़ी संख्या में जहां पर लोगों के सेंटर्स हैं, उन्हें बचा सकता है दुश्मन की एयर टू सरफेस मिसाइल से। इसके अलावा दोस्तों ये जो जमीन आधारित VLSR सैम एयर डिफेंस सिस्टम होगा ये काफ़ी उपयोगी इसलिए भी होगा क्योंकि इसे कम समय में तैनात किया जा सकता है और इसे ट्रेलर कैरियर में तैनात किया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा इसे ऊंची बिल्डिंगों पर भी तैनात किया जा सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की खास बात यह होगी कि ये नेटवर्क सेंट्रिक
ओपन आर्किटेक्चर वाला होगा और ये दुश्मन के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के खिलाफ प्रभावी तौर पर काम करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारत के पास भी S-400 आ गया है। अब S-400 की हर मिसाइल की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में दुश्मन कोशिश यही करेगा कि वो भारत का मैक्सिमम खर्चा करवाए। ऐसे में दोस्तों इस तरीके के जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम होंगे जो कम रेंज वाले हैं और प्रभावी हैं और सटीक है, वो हमें S-400 की जो महंगी मिसाइल हैं उन्हें ऑपरेट करने से बचाएगी। हालांकि लंबी दूरी के लिए भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल तो करेगा ही। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत की स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन सिस्टम को लेकर आ रही है। डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने कहा कि डीआरडीओ ने फ्यूल सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन सिस्टम का परीक्षण किया था एक जमीन आधारित प्रोटोटाइप से और इसके सभी ट्रायल्स पूरे हो गए। अब डीआरडीओ दोस्तों एक मॉड्यूल पर काम कर रहा है जिसे आईएनएस कलवरी में लगाया जाएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 में जब आईएनएस कलवरी की रेट्रोफिटिंग होगी उस दौरान इस स्वदेशी एआईपी सिस्टम को पनडुब्बी में फिट किया जाएगा। बता दें कि उसके बाद 6 कलवरी क्लास के सबमरीन्स में ये स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन सिस्टम को लगाना शुरू कर दिया जाएगा जो कि 2025 से 2030 तक के बीच में पूरी हो जाएंगी। दोस्तों अगली खबर यूके और भारत को लेकर आ रही है। दरअसल भारत अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है ब्रिटेन के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करने के लिए और कहा जा रहा है कि 4 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो ब्रिटेन यात्रा होगी उस दौरान इस पर साइन हो सकते हैं। वहीं जो ब्रिटेन के अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि वो भारत के साथ 110 किलो न्यूटन जेट इंजन को तैयार करने के लिए भारत के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही भारतीय नौसेना के लिए MT-30 जो मरीन इंजन है उसका विकास भी दोनों ही देश आपसी सहयोग से करेंगे। इसके अलावा अधिकारियों का कहना है कि वे भारत के साथ इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रपोल्सन बनाने के लिए भी तैयार हैं जिन्हें कि भारतीय नौसेना के भविष्य के वारशिप्स में लगाया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा ब्रिटेन ने एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, लेजर बीम राइडिंग मैन पैड्स, अंडर वाटर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और कई सारे हथियार तकनीकों को भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है। दोस्तों अगली खबर मणिपुर से ही आ रही है। दरअसल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मणिपुर में लैंडस्लाइड हो गया था, उसके बारे में अब अपडेट आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और राहत और बचाव का जो काम है वो अभी भी चल रहा है। नौनी के डीजीपी ने कहा कि मलबे से 23 लोगों को निकाला गया है जिनमें से 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कितने लोग दबे हुए हैं इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों, सेना और रेलवे कर्मियों साथ ही मजदूरों सहित 60 लोगों के दबे होने की आशंका है। इसके अलावा खोजी कुत्तों को भी बचाव कार्य में लगाया गया है। ये खोजी कुत्ते गीली मिट्टी को खोदकर संभावित जिंदा लोगों की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो यूरेनियम को लेकर आ रही है। दरअसल खनिज के मामले में देश में अपना दमखम दिखाने वाला राजस्थान अब बेहद महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिज यूरेनियम खनन के मामले में देश भर में अपनी छाप छोड़ेगा। हालांकि ये खबर 2 से 3 दिन पहले आ गई थी, लेकिन मैंने इसे कवर नहीं किया था तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसे शेयर जरूर कर लूँ। बता दें कि राजस्थान में सीकर के खंडेला इलाके के रोहिला मिले यूरेनियम भंडार से उत्खनन के लिए LOI इशू कर दिया गया है। इसके बाद राजस्थान में 1086 हेक्टेयर में यूरेनियम खनन शुरू होगा। राजस्थान में इन्वेस्टिगेशन के बाद 12 मिलियन टन यूरेनियम और एसोसिएटेड मिनरल भंडार मिले थे। राजस्थान का यूरेनियम भंडार की लिस्ट में देश में तीसरा नंबर है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से इसमें करीबन 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही करीबन 3000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी दिया जाएगा। अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीबन 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार यहाँ पर हो सकते हैं। बता दें कि देश में अभी तक झारखंड के सिंह भूमि के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का उत्खनन किया जा रहा है। हालांकि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राजस्थान में भी खनिज का खनन शुरू हो जाएगा। यूरेनियम, जिसे दुनिया में सबसे दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है, परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम बहुमूल्य खनिज माना जाता है। यूरेनियम का बिजली बनाने में प्रमुखता से उपयोग किया जाता है और ऐसे में अब दुनिया के नक्शे में प्रमुखता से उभर कर सामने आएगा राजस्थान। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर आ रही है। दोस्तों यूक्रेन युद्ध के बीच रूस, चीन और उत्तर कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरे का सामना कर रहे अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फेल हो गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि अनियमितता की वजह से ये जो ताजा परीक्षण किया गया था वो फेल हो गया। अमेरिका ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल के पूरे सिस्टम का परीक्षण किया था। ये परीक्षण हवाई स्थित प्रशांत मिसाइल रेंज फैसिलिटी से किया गया था। कहा यह जा रहा है कि इस परीक्षण के दौरान 2 चरणों वाली मिसाइल के ऊपर कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी को सबसे ऊपर लगाया गया था। बूस्टर को इस मिसाइल को 5 मैक की हाइपरसोनिक स्पीड देनी थी। इसके बाद ग्लाइड बॉडी अलग हो जाती और स्पीड का इस्तेमाल अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करती। बता दें कि अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइलों के परीक्षण में असफल होना बड़ा झटका इसीलिए भी है क्योंकि चीन, रूस और उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। वहीं अमेरिकी सेना अभी भी इसका तोड़ नहीं ढूंढ पाई है। बता दें कि रूस ने तो यूक्रेन की जंग में हाइपरसोनिक मिसाइलों का खुलकर इस्तेमाल किया था।
हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि 5 मैक की स्पीड से उड़ान भरती है। यही वजह है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इनको मात नहीं दे पाता। यही वजह है कि इन्हें आधुनिक ब्रह्मास्त्र की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।